हेलो एवरीवन। थोरैक्स सीरीज के पार्ट 1 में हमने थोरैसिक केज के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। आज हम पार्ट 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द सुपीरियर थोरैसिक एपर्चर, जिसे हम आमतौर पर थोरैसिक इनलेट भी कहते हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। थोरैक्स का वो सबसे नैरो अपर एंड जो ऊपर जाकर नेक के साथ कंटिन्यूस होता है, उसे हम इनलेट कहते हैं। आप फर्स्ट इमेज में जो ऊपर वाला हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं वो है इनलेट ऑफ थोरैक्स। आप इमेज में देख सकते हैं इसका शेप आपको किडनी शेप या मेडिकल टर्म में कहे तो रेनिफॉर्म दिखेगा। ये शेप इसीलिए होता है क्योंकि पीछे की तरफ T1 वर्टेब्रा यानी थोरैसिक फर्स्ट वर्टेब्रल बॉडी थोड़ी पोट्रूडेड करती है। अब आप करते हैं कि इसकी डायमेंशन की, इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर यानी साइड टू साइड वेट लगभग 10 से 12.5 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इसकी जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो आगे से पीछे की दूरी है वो काफी कम होती है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। यही वजह है कि ये इनलेट काफी नैरो दिखता है और यहाँ से गुजरने वाले हर स्ट्रक्चर बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं थोरैसिक इनलेट की बाउंड्री के बारे में। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बॉडी फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंदर से सारी डेलिकेट स्ट्रक्चर गुजरती है। तो सबसे पहले एंटीरियरी यानी आगे की तरफ देखिए, इसकी बाउंड्री बनती है अपर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नी से। आप इस ब्लू हाइलाइटेड पार्ट को देखिए, इसका जो टॉप मोस्ट एज है वो हमारा एंटीरियर लिमिट है। अब पीछे की तरफ चलिए, पोस्टीरियरली ये लिमिट बाउंड होता है बाय द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रा। यहाँ ध्यान रखना है ये T1 की बॉडी का अपर पार्ट है जो बाउंड्री डिफाइन करता है, और ऑन ईच साइड यानी लेटरल बाउंड्रीज कौन बनाता है? हमारी फर्स्ट रिब और उसकी कोस्टल कार्टिलेज। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिब पीछे T1 से शुरू होकर आगे मेनुब्रियम तक एक कर्व बनाती है जो इनलेट को कंप्लीट करती है। तो बेसिकली ये चारों तरफ से एक बॉनी रिंग बन जाती है जिसे हम सुपीरियर थोरैसिक एपर्चर कहते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, तो क्या हमारा थोरैसिक इनलेट एकदम सीधा होता है यानी हॉरिजॉन्टल है? तो बिल्कुल नहीं। इसका एक स्पेसिफिक एनाटॉमिकल प्लेन होता है। इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड होता है, मतलब ये पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ नीचे जुड़ा हुआ होता है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एंगल चेक करें तो इसे हम करते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, जो लगभग 45 डिग्री होता है। इस ऑब्लिक्विटी की वजह से ही एक वर्टिकल डिफरेंस क्रिएट होता है। आप डायग्राम में देखिए, जो हमारा एंटीरियर पार्ट है यानी मेनुब्रियम का अपर बॉर्डर वो पीछे वाले T1 वर्टेब्रा से काफी नीचे होता है। कितना नीचे? तो अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर बिलो। एक शॉर्टकट याद रखिए, अगर हम आगे से पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो मेनुब्रियम का अपर बॉर्डर T2 और T3 वर्टेब्रा के बीच की डिस्क के लेवल पर आता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो इस ऑब्लिक्यूलिक स्लोप की वजह से हमारा लंग्स का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम एपेक्स ऑफ द लंग्स और इसकी कवरिंग प्लूरा कहते हैं, वो इनलेट के थ्रू रूफ ऑफ द नेक में प्रोजेक्ट करता है, यानी हमारे लंग्स हमारे कॉलर बोन को भी थोड़ा ऊपर तक चले जाते हैं इसी स्लोप की वजह से। अब हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो थोरैसिक इनलेट की छत बनाता है। इसका नाम है सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जिसे हम पॉपुलरली सिबसन्स फेसिया भी कहते हैं। टेक्निकली हमारा थोरैसिक इनलेट दो हाल्स में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। ये डिवीजन पीछे वर्टेब्रा और आगे मेनुब्रियम की स्ट्रक्चर यानी मीडियास्टिनल की स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इन दोनों हाल्स को कवर करने के लिए एक ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फेसिया आता कहां से है? तो मॉर्फोलॉजिकली
ये एक मसल्स का फ्लैटन टेंडन है जिसे हम स्क्लेनेनियस मिनिमस या प्लूरारिस मसल्स कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एक रिजिड पार्टीशन बनाता है जो हमारे थोरेक्स को रूट ऑफ द नेक से अलग करता है और ये सर्वाइकल प्लूरा को सपोर्ट करता है ताकि रेस्पिरेशन के वक्त वो नेक में जरा बैलन अप न करे। अब ध्यान से इस इमेज को देखिए, इसका अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एपेक्स यानी ऊपर का हिस्सा पीछे C7 वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ा होता है। इसका बेस नीचे का हिस्सा हमारी फर्स्ट रिब के इनर बॉर्डर और उसकी कोस्टल कार्टिलेज पर अटैच होता है। अब सवाल यह है कि ये मेम्ब्रेन यहाँ है क्यों? तो इसके सबसे पहला काम है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये थोरासिक इनलेट को एक मजबूत बाउंड्री देता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन इसका रेस्पिरेशन है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट के अंदर प्रेशर चेंज होता है। अगर ये फेसिया ना हो तो रेस्पिरेशन के वक्त हमारे नेक का रूट बार बार पुल अप और डाउन रहेगा और सिप्सन फेसिया इस एरिया को स्टेबल रखता है। एंड फाइनली लास्ट है प्रोजेक्शन। इस मेम्ब्रेन की जो नीचे वाली सरफेस है वो सर्वाइकल प्लूरा के साथ फ्यूज होती है। इसका मतलब है कि ये हमारे एपेक्स ऑफ द लंग के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है और उसे नीचे से सपोर्ट करती है। बाउंड्री और मेम्ब्रेन के बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द विसरल पाथवे, यानी वो कौन से ऑर्गन या विसेरा है जो इस नैरो इनलेट से होकर गुजरती है। हमने इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, इसमें आती है ट्रेकिया। ये बिल्कुल मिड लाइन में होती है। इसके ठीक पीछे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट यानी इसोफेगस, फूड पाइप। याद रखिए, इसोफेगस, ट्रेकिया और T1 वर्टेब्रा के बीच में सैंडविचेड होती है। थर्ड कैटेगरी है लिम्फेटिक्स। यहां से गुजरती है थोरासिक डक्ट। इसकी लोकेशन ध्यान से सुनिए, ये हमेशा इसोफेगस के लेफ्ट साइड पर होती है। और फोर्थ पर है ग्लैंड्यूलर। बच्चों में यहाँ थाइमस ग्लैंड का अपर पार्ट मिलता है जो सबसे एंटीरियर एक्सेप्ट पर होता है। एंड फाइनली सीरस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में पिछले भी देखा था और डिस्कस किया था कि हमारे एपेक्स ऑफ लंग का टॉप कॉर्नर और इसी कवरिंग सर्वाइकल प्लूरा इसकी इनलेट के थ्रू नेक में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये थी वो मेन विसरल स्ट्रक्चर जो नेक और थोरेक्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। विसेरल के बाद अब हम बात करते हैं उन ब्लड वेसल्स की जो इस इनलेट के पास होती है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर और स्मॉल वेसल्स। तो सबसे पहले हम मेजर आर्टरी को देखें। राइट साइड पर हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, वही लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली थोरासिक इनलेट के ऊपर की तरफ आती है। इसके साथ ही दोनों साइड की सबक्लेवियन आर्टरी भी इसी एरिया से गुजरती है। अब वेन्स पर आते हैं। तो यहाँ हमें मिलती है राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो आगे जाकर सुपीरियर वेना कैवा बनाती है। साथ ही सबक्लेवियन वेव भी यहाँ मौजूद होती है। इन मेजर वेसल्स के अलावा कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इंटरनल थोरासिक आर्टरी जो नीचे की तरफ जाती है, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो पीछे की तरफ यानी बैक साइड सप्लाई करती है, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन दोनों साइड की ओर और ऊपर से नीचे आने वाली इंफीरियर थायराइड वेन जो ट्रेकिया के सामने गुजरती है। तो ये सारी वेसल्स हमारे ब्रेन, अपर लिम्ब और थोरासिक वॉल के बीच एक लाइफलाइन का काम करती है। वेसल्स के बाद अब बारी आती है हमारे बॉडी के इलेक्ट्रिकल एरिया की यानी वायर्स की।
यानी उन नर्व की जो थोरासिक इनलेट से गुजरती है। इन्हें याद रखना काफी आसान है क्योंकि ये मोस्टली पेयर में होती है। तो सबसे पहले आती है राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो हमारे डायफ्राम तक जाती है। इसके साथ ही राइट और लेफ्ट वेगस नर्व भी नीचे की तरफ डिसेंड करती है। पीछे की तरफ वर्टेब्रा के दोनों साइड पर सिंपैथेटिक ट्रंक होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, राइट और लेफ्ट फर्स्ट थोरासिक नर्व, ये नर्व फर्स्ट रिब को क्रॉस करके ऊपर जाती है ताकि वो ब्रेकियल फ्लेक्सस का हिस्सा बन सके और हमारे आर्म को सप्लाई करे। इसी के साथ ही ब्रेकियल फ्लेक्सस के ट्रंक भी इसी एरिया में मौजूद होते हैं। नर्व के बाद लेट्स लुक एट द मसल्स। आगे की तरफ हमारा मेनोब्रियम के ठीक नीचे यानी पीछे की तरफ दो मसल्स होते हैं, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, और पीछे की तरफ T1 वर्टेब्रा की बॉडी के ऊपर लॉन्गस कोली मसल्स का अटैचमेंट होता है। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर जो एग्जाम और वाइवा में हमेशा पूछा जाता है, सर्वाइकल रिब। नॉर्मल एनाटॉमी में हमारी रिब्स थोरासिक वर्टेब्रा से शुरू होती है, लेकिन लगभग 0.5% लोगों में एक एक्स्ट्रा रिब मिलती है जो हमारी 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा से अराइज होती है। इमेज में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा रिब सिर्फ एक बोन का टुकड़ा नहीं है, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये हमारे लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस और सबक्लेवियन वेसल्स को कंप्रेस करने लगती है। जब ये नर्व और वेसल्स दबती है तो उसे हम कहते हैं थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पेन और पेरेस्थेसिया। पेशेंट कहेगा कि उसके फोरआर्म के अल्नर साइड पर यानी छोटी उंगली के साइड पर दर्द या चींटियों को चलने जैसा एहसास होता है। दूसरा है वीकनेस। हाथ की जो छोटी मसल्स है यानी इंटरेस्टिंग मसल्स, उनमें कमजोरी आएगी और वो पतली होने लगेगी जिसे हम वास्टिंग कहते हैं। थर्ड है वास्कुलर चेंजेस। क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी भी दब सकती है, इसीलिए हाथ में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से साथ ही हाथ कोल्ड यानी ठंडा या पीला पड़ सकता है। सर्वाइकल रिब के बारे में जानने के बाद अब हम एक ब्रॉड टर्म को समझना है जिसे हम कहते हैं थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम या शॉर्ट में TOS। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। जब भी थोरासिक इनलेट के एरिया में न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर कंप्रेस होती है यानी नर्व और ब्लड वेसल्स, तो उस कंडीशन को हम TOS कहते हैं यानी थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले हमारी सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन और हमारे नर्व का गुच्छा यानी ब्रेकियल फ्लेक्सस। आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे ये नैरो स्पेस में फंसी हुई है। इसकी कॉज क्या हो सकते हैं? तो जैसे हमने अभी देखा सर्वाइकल रिब, कभी कभी वहां एबनॉर्मल फाइब्रस बैंड बन जाते हैं जो स्ट्रक्चर को खींचते हैं, या फिर हमारी फर्स्ट रिब की शेप ही एबनॉर्मल हो सकती है। इस बीमारी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट के हाथ में वही नमनेस और टिंगलिंग महसूस होगी। नब देखने के वजह से हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ कमजोर हो सक जाएगी, यानी पेशेंट चीजें ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। और क्योंकि वेसल्स दब रही है तो हाथ में कोल्डनेस या डिस्कलरेशन भी दिख सकता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारा अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्टा। कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है नैरोइंग यानी सिकुड़ जाना। ये एओर्टा की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एओर्टा नैरो हो जाती है। अक्सर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के डिस्टल यानी इसके ठीक बाद वाले हिस्से में आप जो एक्सरे में देख सकते हैं, जब मेन आर्टरी नैरो हो जाती है तो ब्लड नीचे कैसे जाएगा? हमारी बॉडी एक रास्ता ढूंढती है जिसे हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। इसलिए हमारी इंटरनल थोरासिक आर्टरी
और इंटरकोस्टल आर्टरी जो हमने वेसल्स लिस्ट में पढ़ी थी वो बहुत बड़ी हो जाती है ताकि ब्लड नीचे तक पहुंच सके। और इसका सबसे बड़ा क्लिनिकल साइन हमें एक्सरे पर दिखता है, क्योंकि ये इंटरकोस्टल आर्टरी बहुत बड़ी और टॉर्टुरस हो जाती है तो ये रिब्स के इंफीरियर बॉर्डर पर दबाव डालती है। इसका नतीजा होता है रिब नोचिंग। अगर आप पेशेंट का एक्सरे ध्यान से देखेंगे तो रिब्स के नीचे हिस्से में छोटे छोटे नोच या गड्ढे दिखेंगे। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला एक शॉर्टर है। थोरासिक इनलेट में जुड़ी हमारी आखिरी और बहुत ही सीरियस क्लिनिकल कंडीशन है पेनकोस्ट ट्यूमर। ये बेसिकली एक लंग कैंसर का टाइप है जो हमारे एपेक्स ऑफ लंग पर ग्रो करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लंग्स का एपेक्स थोरासिक इनलेट के थ्रू नेक में प्रोजेक्ट करता है, इसीलिए ट्यूमर वहां की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर दबाव डालने लगता है। आप इस इमेज में देखिए, ये ट्यूमर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमारे ब्रेकियल फ्लेक्सस और सिंपैथेटिक चेन को कंप्रेस करता है। इस वजह से पेशेंट को बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं। इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा? तो शोल्डर पेन, नर्व दबने की वजह से पेशेंट को कंधे और हाथ में तेज दर्द होगा। दूसरा, वीकनेस, हाथ की मसल्स कमजोर होने लगेगी। लास्ट थर्ड नंबर पर है हॉर्नल सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिंपैथेटिक चेन कंप्रेस होती है तो फेस पर कुछ स्पेसिफिक साइन दिखते हैं, जैसे कि आंखों का थोड़ा झुक जाना और पसीना न आना। लास्ट है वास्कुलर सिम्टम्स, वेसल्स दबने से हाथ में स्वेलिंग या ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। तो इसी के साथ हमारे थोरैक्स पार्ट 2 की जो थोरासिक इनलेट का पार्ट है वो खत्म होता है। आगे हम पार्ट 3 में थोरासिक आउटलेट समझेंगे।